नमस्कार दोस्तों। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के इस कालखंड में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी हम कोई संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 4 है। जब 4 में हमने 4 का गुणा किया तो गुणनफल कितना आया? 16, है ना। इसका मतलब हुआ कि 4 का वर्ग, घातांक 2 को हम बोलते हैं वर्ग, कितना होता है? 16, है ना। 4 को 2 बार गुणा के रूप में लिखा है, इसे हम लिखते हैं घातांक के रूप में। 2 बार लिखा है इसलिए घातांक 2 आती है और ये घातांक इस आधार से छोटी, इसे हम पढ़ते हैं 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो 16 क्या हो गई? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई है। इसी प्रकार देखते हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 1 का वर्ग 1 वर्ग, यानी कोई भी संख्या है उसका उसमें गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1, 4, 9 और 16 ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। इसके पहले हम वर्ग पढ़ चुके हैं, है ना, कि इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। उसका जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो क्या होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। अब भुजा गुणित भुजा यानी भुजा का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है वर्ग ज्ञात करते हैं। आगे चलते हैं तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। देखिए, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना, उनके इकाई के स्थान पर 1, 4, 9, 6, है ना, 5, 9 या फिर 0 आता है। ठीक है, अब 0 कैसे आएगा? यदि 0 आएगा तो वह सम संख्या के रूप में आएगा, यानी 2 0 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, तो समझ लीजिएगा कि वे पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, है ना, इनके इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आ रहा है। अब देखिए, यदि एक संख्या के इकाई के स्थान पर 1 है या 9 आता है ना, तो उसका जो वर्ग होगा उसकी इकाई के स्थान पर भी 1 ही आता है। जैसे देखिए, ये 1 है ना, 11 इसके इकाई स्थान पर 1 है ना, इसका वर्ग जो आया है 121, तो इसके इकाई स्थान पर भी 1 ही आया है ना। और यदि मान लिया जाए कि इकाई स्थान पर 9 है, जैसे 19 देखिए, है ना, और इसका वर्ग कितना है? 361 है, इसके इकाई स्थान पर भी 1 आया है। ठीक है, और यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 होता है तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक भी 6 होता है। जैसे देखिए, 4 का वर्ग निकाला 16 आया, इसमें इकाई का अंक 6 है। इसी प्रकार से देखिए 14, इसका वर्ग कितना है? 196 है, तो इसका इकाई का जो अंक है वो भी 6 होगा। या फिर 16 है, देखिए इकाई अंक क्या है? 6, है ना, इसका वर्ग निकाला कितना आया? 256 आया, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या हो गया? ठीक है, और यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 आता है, जैसे 15 है, इसमें इकाई अंक 5 है ना, इसकी वर्ग क्या है? वर्ग संख्या 225 है, तो इसमें भी इकाई का अंक 5 ही होगा। इसी प्रकार से जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनमें शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है। सम यानी 2, 4, 6, इस प्रकार से। चलिए, अब इसके हम जो प्रश्न है उनको हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी संख्या की इकाई अंक क्या होगा? जिसे भी हमने बताया था। ठीक है, कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक 4 है या 6, उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक होगा 6। इसलिए विकल्प बी जो है यह सही उत्तर होगा।
यहाँ बी 6 और यहाँ पर बी के सामने जो ये सर्कल है, गोला है, इसको आप इसको भर दीजिएगा। प्रश्न 2, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होती है। जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके अंत में शून्य की संख्या हमेशा सम होती है। विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। सम माने 2, 4, 6 इस प्रकार से शून्य होगी तो समझ लीजिएगा कि वह पूर्ण वर्ग है। लेकिन यदि शून्यों की संख्या सम नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। इसे 10 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसमें जो शून्य लगी अंत में यह एक है और एक क्या है, विषम संख्या है। लेकिन यदि इसके स्थान पर 100 आ जाता है तो यह पूर्ण वर्ग है। क्यों? कि इसमें शून्यों की संख्या सम है यानी 2 है ना? सम संख्या होती है ना, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या में यदि शून्य आती है तो पूर्ण वर्ग है। जैसे 1000 यह पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन यदि 10,000 की बात करें तो 10,000 पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या सम है। देखिए दो दो के जोड़े बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, है ना? 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो 6 में हम 6 का गुणा करते हैं तो आता है 36, है ना? इसका वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा और हम यहाँ पर लिख देते हैं 36 वर्ग सेंटीमीटर और डी वाले जो गोले को आप इसको फिलअप कर देंगे। 12 का वर्ग है, वर्ग यानी उसी का उसी में गुणा। अब 12 का वर्ग निकालना है यानी हम 12 में 12 का गुणा करते हैं, आता है 144। इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा 44। अब डी वाले गोले को आप भर देंगे। 169 का वर्गमूल है कितना है? 169 का वर्गमूल होता है 13। तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है ना? अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं? देखिए इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस प्रकार से और इनका हम बनाते हैं जोड़े। बना दिया। अब जोड़े में से एक गुणनखंड जो आता है वो इसका हो जाएगा वर्गमूल और हम इस प्रकार लिखते हैं 169 का वर्गमूल बराबर। ठीक है ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 6, वर्ग ज्ञात कीजिए। ए 44, पहले हम क्या करेंगे, ए का वर्ग ज्ञात करते हैं। अब वर्ग यानी देखिए घातांक 2 को हम बोलते हैं वर्ग, ये लिखा हमने 44 का वर्ग। इसका अर्थ क्या होता है? 44 का वर्ग मतलब 44 गुणित 44। ठीक है ना? वर्ग यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। ठीक है, 44 का वर्ग जिसे गुणा करते हैं तो आता है 1930। ठीक है, अब देखते हैं बी, संख्या है 43। अब इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। 43 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 43 गुणित 43। जब हम 43 में 43 का गुणा करते हैं तो आता है 1800। सी वाला है 24। अब 24 का हमें ज्ञात करना है वर्ग, मतलब 24 गुणित 24। जब 24 में हम 24 का गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 573। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। देखिए जो पाइथागोरस त्रिक होती है वो क्या होती है? देखिए उसमें एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर माइनस 1, है ना, और 2m ये कहलाती है पाइथागोरस त्रिक। देखिए अब यहाँ पर एक सदस्य हमें दिया है 12, तो हम मान लेते हैं कि 2m बराबर 12। एम का मान हमने निकाला
कितना हो जाएगा 12/2, यानी 12 में हम 2 का भाग लगाते हैं, m बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब m 6 आ गया है, इसलिए हम निकाल लेते हैं m वर्ग धन 1 बराबर, अब देखिए m का मान कितना निकाला हमने 6, है ना, यहाँ कर देंगे 6 का वर्ग धन 1। अब 6 का वर्ग कितना होता है 36 धन 1, 36 में 1 जोड़ा तो कितना गया 37, ठीक है। इसी प्रकार से m वर्ग ऋण 1 का मान निकालेंगे, m का मान 6 है, 6 वर्ग ऋण 1, 6 का वर्ग होता है कितना 36 ऋण 1 बराबर 37, ठीक है। अतः पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगी ना, लिख देंगे हम, अतः पाइथागोरस त्रिक, है ना, ठीक है। 3 संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम त्रिक बोलते हैं। इसमें देखिए एक तो सदस्य है 12, ये लिखा 12, 35 और 33 है, ये अपना उत्तर आएगा। अब ये सही है या गलत है इसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे चेक, देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप इसको चेक करके बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में ये सही है या गलत है। इसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है 37, इसका वर्ग निकाल लो, ठीक है ना। उसके बाद में इन दोनों संख्याओं का वर्ग निकालो, 12 का और 35 का, फिर इन दोनों संख्याओं के वर्गों को जोड़ दो। यदि दोनों के वर्गों का जोड़ 33 के वर्ग के बराबर आता है तो समझ लीजिएगा कि हमारी ये ट्रिक बिल्कुल सही है। अब सवाल करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। प्रश्न 8, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात। देखिए यहां पर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करना है, तो यहां पर हम 1296 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1296 और इसके हम निकाल लेते हैं अभाज्य। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगाते हैं, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 2 8, जब तक 2 का भाग जाता है तब तक हम क्या करेंगे 2 का भाग से लगाते हुए चले जाएंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 4, 2 8 16, 2, 3 का भाग जाएगा 23 बार जाता है, 3 का भाग लगाते हैं 9 बार और 9 में हवा लगाते हैं 3 बार और फिर 3 में हवा लगाते हैं, ठीक है। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उनको यहाँ पर लिख लेते हैं, 1296 बराबर, देखिए ये गुणनखंड 1 2 3 4 बार आया है, 2 हमने लिखा 4 बार, 4 से इसके बार में 4 बार आपका 3 भी आया हुआ है, इस पे हमने 4 बार जो है लिखा। अब 1296 का वर्गमूल, ये चिन्ह लगाते हैं वर्गमूल का बराबर। अब क्या होगा कि जो समान अभाज्य गुणनखंड हैं उनके हम 2 2 के जोड़े बना लेते हैं प्रकार से, ठीक है ना, और इस जोड़े में से एक गुणनखंड को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और इन गुणनखंडों का हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया, तो इस प्रकार से 1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं संख्या 289 है ना, इसका भी हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें जो है 17 भाग जाता है, ठीक है, 17 कम 17 और 7 गया भाग, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 289 बराबर 17 गुणित 17। अब इसका हमें निकालना है वर्गमूल, फिर अगर हमने वर्गमूल का चिन्ह, है ना, ये जोड़ा बनाया और जोड़े में से एक संख्या को बाहर निकाल लिया, एक गुणनखंड को बाहर निकाल लिया, ये हो गया 289 का वर्गमूल कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है घटाने की विधि से
64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए घटाने की विधि में क्या करते हैं कि जो विषम संख्याएं होती हैं वह क्रमशः हम घटाते हुए चले जाते हैं, और जितने स्टेप के बाद में, जितने चरण के बाद में जब हमारा शेषफल शून्य आ जाता है ना, बस वहां पर हमारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और जितने चरण होते हैं वही उस संख्या का वर्गमूल होता है। कैसे, हम इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए 64 में से हमने एक घटाया, कितना आता है 63, ठीक है ना। अब 63 में से अगली विषम संख्या क्या आती है, 3 आती है, तो हमने क्या किया, 3 को हटा दिया, कितना आ गया 60 आ गया। अब 60 में से अगली विषम संख्या क्या है, 5 है, तो हटा दिया हमने, कितना आया, कितना आ गया। 55 में से अगली विषम संख्या क्या है, 7, घटा दिया, कितना आ गया, 48 आ गया। अब 48 में से अगली विषम संख्या क्या हो गई, 9, है ना। 48 में से जब हम 9 घटाते हैं कितना आ जाता है, 39 आ गया, ठीक है ना। अब 39 में से अगली विषम संख्या क्या है, अगली विषम संख्या है 11, 11 घटाया 28 आ गया। अब 28 में से हम क्या करेंगे, 13 घटा देंगे, कितना आता है 15, और 15 में से 15 घटा दिया, 0 आ गया। देखिए यहाँ पर क्रमशः जो हमने विषम संख्या है उनको घटाया है। अब देखिए कितनी बार घटाने के बाद में ये हमारा शेषफल 0 आया है। जब 0 आता है तो वहां पर हमारा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो समाप्त हो जाती है। अब गिन लेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। 8 बार हमने घटाया, यानी 8 विषम संख्या घटाया है, तब यहाँ पर शेषफल 0 आया है। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि 64 का वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर, यानी जितनी बार हमने घटाया और शेषफल 0 आ गया, बस उतना ही आपका जो है वर्गमूल होगा। प्रश्न 10, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम जो है 600 की निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कार से 2 का भाग लगाते हैं हम, कितना आएगा, आएगा कि 2 का भाग लगाते हैं 300 में 150 आता है, 150 में 2 का भाग लगाया, इधर आ गया। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग लगाते हैं, ठीक है, कर गया है, 5 का भाग लगाया है 5 बार, 5 एकम 5, ठीक है। ये हमने 600 के निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड, जिनको हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड है ना, उनके सबके समान अभाज्य गुणनखंडों के जुड़े होना चाहिए। देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, 5 का जोड़ा भी बन रहा है, लेकिन 2 और 3 अकेला गुणनखंड है ना, है 2 और 3, ठीक है, अकेले गुणनखंड है ना, अकेले शेष बचते हैं, मतलब इनका जोड़ा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इनका है ना 6 है, तो अतः है ना, अतः दी गई संख्या को, दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अब ये बच गए हैं ना, इनका जोड़ा नहीं है, तो जिनका जोड़ा नहीं है, जो बच गए हैं, इनका हमने क्या करा, आपस में गुणा कर दिया, 6 आया, तो 6 का भाग लगाना होगा, इसका भाग लगाना पड़ेगा, 6 का भाग देना होगा, यानी 6 का भाग देंगे, जो संख्या बचेगी
वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, अब यहां पर हम लिखते हैं संख्या 625, इसका भाग विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। प्रकार से इसको हमने, अब क्या करते हैं, दाहिनी ओर से हम जो है जोड़ा बनाते हैं, ऊपर हमने इसे बार लग दिया, ये जोड़ा बन गया है। अब यहाँ पर एक अंक हो सकता है, या जोड़ा हो या एक अंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ कितना है, 6 बचा है। अब हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या का भाग लगाते हैं कि उसका वर्ग 6 से अधिक न हो, है ना। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, अब 3 का वर्ग कितना होता है, 9, ज्यादा हो गया है, तो 3 का वर्ग ज्यादा हो गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ लिखा और 2 हमने लिख दिया, 2 दूनी 4, इसको बढ़ाते हैं, कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पर जो 2 है, इसमें हमने 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया, 4। और अगला जोड़ा पूरा उतार लेंगे, 25। ठीक है, क्लियर। ध्यान रखना है कि यहाँ पर संख्या इस संख्या की दुगनी होगी, डबल होगी, 2 दूनी 4 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये खाली स्थान है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा अंक लिखें ताकि ये संख्या बनेगी ना, उसका उसमें गुणा करें तो 225 से अधिक न हो या इसके बराबर आएगा, चलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अनुमान निकालते हैं कि 4 है ना, इसका हम भाग लगाते हैं 22 में, 4 पंजे 20, 4 6 चौबीस, ज्यादा हो गया, यानी 5 हो सकता है। अब 5 यदि हो सकता है, मान लिया 4 है, अब 4 के दाहिनी ओर हमने लिखा, क्या लिखा, 5। अब संख्या हो गई 45। जो अंक हमने यहाँ लिखा है 5, इसी 5 का इसमें गुणा करना है, ठीक है ना। गुणा करते हैं 25 के 5, हासिल का 2, 20 और 2 22, ठीक है, मतलब इसके बराबर आ गया है। ठीक है, यानी ये 5 हो सकता है, ये हमने लिखा 5। अब 5 यहाँ लिखा, 5 को यहाँ पर लिख, ठीक है ना। अब 45 में 5 से गुणा किया, कितना आया, 225, ये लिख दिया हमने, और लाइन खींची, फिर हटाया, आ गया। अब जो हमने अंक यहाँ लिखा है उसी अंक को जोड़ना है, अच्छा है ना। 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 4 1 5, कितना आ गया, 50 हो गया। ऊपर कितना है, 25 है, यहाँ 50 आ गया, इन्हें दुगुना है, मतलब सही है। अब शेषफल 0 आ गया है, मतलब हमारा प्रोसेस खत्म हो गया है, लिख देंगे, इसलिए 625 का वर्गमूल बराबर, ये आपका आंसर है। ये होगी आपकी भाग विधि। प्रश्न 12, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बने। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 200 के निकालते हैं अभाज्य, इस प्रकार से जो है गुणनखंड याद कर लेते हैं। 2 का भाग जाता है, तो लगाया हमने, फिर 2 का भाग जाएगा, 50 आता है, फिर 2 का भाग लगाइए आप, 30, 25 में 5 का भाग जाता है, 5 बार और 5। अब यहाँ पर हमने लिखा 200 बराबर, इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है तो हम लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब जब भी गुणा करना या भाग करना, है ना, आता है, गुणा करने वाला या भाग करना प्रश्न आता है, तो यहाँ जो तरीका सेम है, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इनके अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बना लिए, सही है। अब भाग में क्या होता है, यदि गुणा के साथ भाग आता तो उत्तर 2 आ जाएगा, फिर भाग लगाना पड़ेगा 2 का, हटा दो, तो संख्या बचेगी वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब गुणा करना है तब भी इसे करना पड़ेगा, इसका हमें क्या चाहिए, इसका जोड़ा चाहिए, युग्म चाहिए, ठीक है ना, 2 और चाहिए, है ना। अब यहाँ हम देखते हैं, पूरा लिखना चाहो लिख लेंगे कि समान अभाज्य गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बनाने पर 2 अकेला शेष बच जाता है, 2 अकेला शेष बच जाता, ठीक है, ये अकेला बच गया। अब इसको हमें जोड़ा चाहिए, है ना, बच जाता है, अतः
दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए में 2 का गुणा करना पड़ेगा 2 का गुणा करना का। अब मान लीजिए यदि सवाल भाग का होता है ना, गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ गुणा स्थान पे क्या आएगा, भाग आ जाता है ना। मतलब क्या हुआ कि गुणा और भाग में एक जैसा ही होता है, सिर्फ ध्यान रखना होता है इसमें गुणा करना है और भाग आता है, इसको यहाँ से भगा देंगे, यानी भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 13। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक किनारा यानी भुजा याद कीजिए। पार्क कैसा है, वर्गाकार है। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं वर्गाकार पार्क का क्षेत्र, पार्क का क्षेत्रफल बराबर ये हमें 625 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, भुजा गुणित होता है, भुजा गुणित बराबर कितना हो गया 625। अब भुजा गुणित भुजा यानी भुजा 2 बार आया है इसलिए लिखिए घातांक रूप में, तो भुजा का वर्ग हो जाता है। भुजा का वर्ग बराबर 625। ठीक है ना। अब हम करते हैं पक्षांतर। तो वर्ग का पक्षांतर करने पर क्या होता है, वर्गमूल, यानी वर्ग का उल्टा क्या होता है, प्रतिलोम वर्गमूल होता है। वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पर 625 का निकालना है वर्गमूल, है ना। कैसे निकालना है अभी हम सीख चुके हैं, है ना। भाग विधि द्वारा निकालिए आप, है ना। क्या करेंगे, इसे भाग विधि के द्वारा निकालते हैं इस प्रकार से। तो कब आ जाएगा, 2 दूनी 4, अभी करा हमने, तो इसमें जोड़ दिया 4 हो गया, 5 यहाँ आता है, 45 में हमने 5 गुणा किया 225 आया है ना, 0 आ गया और 5 जोड़ा तो यहाँ 50 आ गया। यानी ये हमारा उत्तर आ गया कितना, है ना। 625 का वर्गमूल होता है 25, तो हमने यहाँ लिख दिया भुजा बराबर 25 मीटर। आपका आंसर आ गया है कि जो पार्क है तो पार्क की एक भुजा की लंबाई 25। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियों की संख्या है। उतने जितने या जितने उतने ऐसा वाक्यांश आता है तो वहां पर हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है। देखिए यहाँ पर पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, अब माना कि पंक्तियों की संख्या, माना कि पंक्तियों की संख्या x, क्योंकि मान लिया हमने x, और क्या बोला है कि पंक्ति संख्या है ना, अब उस पंक्ति में पौधों संख्या भी कितनी है, वो भी x है ना। और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी उतनी ही है ना। क्या बोला है कि जितनी पंक्तियां हैं उस पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। कितने, कितनी पंक्तियां हैं, 1 हो गया, इसलिए कुल पौधे कितने हो गए, कुल पौधे x में x गुना करेंगे ना, कितना हो जाएगा, x गुना x बराबर x वर्ग, x वर्ग हो गया। अब हमें x वर्ग बराबर दिया कितना,
529 दिया हुआ है। यानी हमें क्या करना है कि 529 का निकालना है वर्गमूल, है ना। अब इसे गुणनखंड से निकाल लें, चाहे हम क्या करें, इसको भाग विधि से निकाल लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो है हम भाग विधि से निकालते हैं। जोड़ा बनाया, 2 दूनी 4, एक बचा, तो इसमें जोड़ दिया, हो गया 4, थोड़ा उतार लिया, 129 आ गया। अब यहाँ पर 4 तिया 12 यानी 3 आ सकता है, 3 लिखा, 3 यहाँ लिखा, गुणा कर दिया, या 9 और 3, ठीक है ना, ये 0 हो गया, 3 इसमें जोड़ दिया, 46। यानी अब यहाँ x वर्ग बराबर 29 है, तो इसलिए, है ना, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 29 का 529 का वर्गमूल, है ना। तो 529 का वर्गमूल कितना निकाला आपने, 23 आ गया। अतः पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 23। पंक्तियों की संख्या 23 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी हो गई, 23 हो गई, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा है, यह वर्ग और वर्गमूल से संबंधित है ना। फिर ये सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हमें, तो 4, 9 और 10 का हमें सबसे पहले निकालना होगा लघुत्तम समाप वर्ग, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, 2 का भाग लगाते हैं, 2 4, 9 में 2 का पूरा भाग नहीं आ रहा है, 9 उतार लिया, 2 पंजे, फिर 2 का भाग लगाते हैं, 2 एकम 2, 9 में भाग नहीं जा रहा है 2 का, उतार लिया, 5 में भाग नहीं जा रहा है, 5 उतार लिया। अब अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 का भाग लगाते हैं, 3 तिया 9, 5 में 3 का भाग पूरा नहीं आ रहा है, इससे 5 के। अब 3 का भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, 5 में पूरा भाग नहीं आ रहा है, इससे 5 हमने उतार लिए हैं, और अब हम 5 का भाग लगा देते हैं, तो यह आ जाएगा 5 एकम 5। अब यहाँ पर 4, 9 और 10 का लघुत्तम समापन कितना हो रहा है, 4, 9 और 10 का लघुत्तम समापवर्तीय बराबर। ये जो गुणनखंड है इनको यहाँ पर लिख लेते हैं और उनका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 100, ठीक है ना। अब इनका जो लघुत्तम समापवर्त है वो कितना आ गया है, 180 आ गया। अब बात हम कर रहे हैं वर्ग संख्या की। वर्ग संख्या में क्या होता है कि जो गुणनखंड होते हैं, देखिए अब यहाँ पर गया 180, अब 180 के गुणनखंड हमने निकाले हैं, कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, है ना। तो वर्ग संख्या में जो गुणनखंड आते हैं उनके सबके जोड़े बन जाते हैं। देखिए 2 का जोड़ा बन गया है, 3 का बन गया है, लेकिन 5 अकेला शेष बच गया है ना। 5 क्या हुआ, अकेला शेष बच गया है, शेष बचा है ना, ठीक है। अतः अब क्या करेंगे, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अतः है ना, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, है ना, इसमें क्या करेंगे हम, 5 का गुणा करेंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे हम, 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या, इसलिए अभीष्ट संख्या
जो हमको चाहिए वो क्या हो जाएगी, है ना। देखिए 180 में हम 5 का गुणा करते हैं तो 0 और 98 यानी 900 हो जाएगा, है ना। ये सबसे छोटी आपकी जो है पूर्ण, है ना, वर्ग संख्या हो गई है, पूर्ण वर्ग संख्या 9, जो कि 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और अन्य विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।